वेलकम बैक चिल्ड्रन। वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट। तो इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स से मोस्टली हम पढ़ चुके हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मॉनसून। अब जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। अब रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब कि जो वापस जब ये हवाएं मॉनसून विंड्स जो है जब वो आती हैं भारत की तरफ तब वो बारिश लाती हैं, लेकिन वही हवाएं जब मौसम बदलने के साथ साथ वापस जाती हैं तो जाते जाते फिर से ये कुछ पार्ट्स के अंदर बारिश कर कर जाती हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन बोलते हैं। भारत के अंदर रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन जो रहता है वो अक्टूबर और नवंबर में देखा जाता है। ड्यूरेशन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर इज बेटर नोन एज रिट्रीटिंग मॉनसून। तो अक्टूबर नवंबर को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। द वर्टिकल सन रेज ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड्स एंड क्रिएट लो प्रेशर ओवर इंडियन ओशन इन साउथ। तो सन रेज जो हैं साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं और लो प्रेशर क्रिएट करती है इंडियन ओशन के ऊपर, यानी कि जो पृथ्वी है उसका सन रेज जो है वो सीधा पड़ती है किस तरफ, भारत के सदर्न पार्ट के अंदर, और इंडियन ओशन जो है वहां पर लो प्रेशर बन जाता है इंडियन ओशन की तरफ साउथ में। जैसे कि हमने देखा था एडवांसिंग मॉनसून के समय उत्तर भारत की तरफ लो प्रेशर बनता है और साउथ में जो है वो हाई प्रेशर रहता है, जिससे हवा जो है विंड्स जो हैं वो मूव करने लगती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। अभी साउथ में लो प्रेशर होगा और नॉर्थ में हाई प्रेशर होगा, जिस कारण से नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट होगा। हाई प्रेशर डेवलप्स ग्रेजुअली और नॉर्थ इंडिया। देखिए यहाँ पर उत्तर भारत के पास कौन सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, और साउथ इंडिया में लो प्रेशर। By the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds which have already reached the interior parts of India. सितंबर खत्म होते होते एक नया सिस्टम, प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है अरेबियन सी के ऊपर और बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और ये जो नया सिस्टम जनरेट होता है इस कारण से जो मॉनसून विंड्स जो ऑलरेडी भारत के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। जो भारत के इंटीरियर पार्ट्स में पहुंच चुके हैं ना जो विंड्स जो कि बारिश लेकर आई थी, अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। When the pressure conditions change afterwards, these winds start flowing back towards the sea during October November. अब जैसे कि हमने देखा था कि समझिए ये भारत है, हमने यहाँ पर एक, तो पहले क्या था, सी से इस तरफ हवाएं बहती थी, लेकिन अब ये था हाई प्रेशर और इसके अंदर था लो प्रेशर। लेकिन अब क्या हुआ, अभी उल्टा होने लगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा अंदर और बाहर की तरफ लो प्रेशर हो जाएगा, जिस कारण से हवाएं जो हैं इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने लगेगी। तो इसी को कहा जाता है अक्टूबर नवंबर के पीरियड में, इसी पीरियड को कहते हैं हम रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। एट दिस टाइम अ सीजन ऑफ ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट्स इंस्टेड ऑफ हॉट समर। इस समय एक शुष्क, सूखी और कूल, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं इंस्टेड ऑफ हॉट समर, यानी कि गर्म हवाओं की जगह ठंडी हवाएं, ड्राई हवाएं चलने लगती हैं। स्काई कैसा होता है, क्लियर स्काई एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि गर्मी बढ़ने लगती है और स्काई, आसमान एकदम क्लियर, साफ दिखने लगता है। यही इस मौसम की पहचान है, रिट्रीटिंग मॉनसून इसी को कहते हैं कि आसमान एकदम साफ होगा और टेम्परेचर जो था वो बढ़ने लगेगा। सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर, डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीजेज, नाइट इज कूल एंड प्लेजेंट। सॉइल जो है उसके अंदर मॉइस्चर होता है और इस दौरान जो, क्योंकि आपको पता है बारिश अभी भी होके गई है, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक तो बारिश चलती रहती है, तो बारिश के समय जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और रात को टेम्परेचर कम होने लगता है, ठंडक बढ़ जाती है और रातें जो होती है वो एकदम प्लेजेंट रहती है, लेकिन दिन के समय टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दिन में गर्मी बढ़ने लगती है। डे टाइम वेदर इज वेरी परप्लेक्सिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब होता क्या, देखिए अभी अभी बारिश खत्म हुई है, बारिश सितंबर तक चली है और बारिश के खत्म होते ही जो ज़मीन है हमारी, सॉइल है, वो टोटली पानी है, उसके अंदर मॉइस्चर है और ऊपर से ज़मीन पे टेम्परेचर बढ़ने लगा दिन के समय। इस कारण से ह्यूमिडिटी, यानी कि चारों तरफ घुटन से एक माहौल कैसा हो जाता है, आप समझ सकते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा उमस जैसा माहौल हो जाता है, बहुत चारों तरफ उमस सी फील होने लगती है, हवा नहीं चलती है ज़्यादा, तो ऐसे में हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को कहा जाता है अक्टूबर हीट, इसको कहते हैं हम अक्टूबर हीट, और गुजरात के अंदर इसको लोकल भाषा में कहा जाता है भादरवी ताप, क्योंकि इस समय भादरवी का मौसम रहता है, यानी कि बहुत गर्मी रहती है और वो भी मौसम बारिश के बाद ये शुरू होता है, यानी कि रिट्रीटिंग मॉनसून इसको कहते हैं। तो इसको भादरवी ताप के नाम से भी जाना जाता है गुजरात में, लोकल भाषा के अंदर हम कह सकते हैं।
तो ये हमने देखा किस प्रकार से जो सीजन्स थे अलग अलग, समर देखा, विंटर देखा, एडवांसिंग मानसून सीजन देखा, रिट्रीटिंग मानसून सीजन देखा। अब हम देखेंगे क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, कि क्लाइमेट जो है उसका इंसानी जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मॉनसूनल टाइप। भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट है। इरेगुलरिटी, अनसर्टेनिटी are its characteristics which have a profound impact on climate and the food, lifestyle, nature of people and agriculture। तो भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट है, और यहाँ का क्लाइमेट जो है अनसर्टेन है और इरेगुलर है, यानी कि रेगुलरिटी भी नहीं है कि भाई हमेशा ये मौसम गया तो ये दूसरा आएगा आएगा आएगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरा अनसर्टेन है कि आएगा कि नहीं आएगा वो भी जरूरी नहीं है। इस कारण से यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है यहाँ के लोगों के ऊपर, जैसे कि लोगों के खान पान के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, लोगों के नेचर के ऊपर, इवन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है हमारी खेती बाड़ी के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। Besides being an agrarian country, India is under the total control of monsoon climate. So the impact of all the uncertainties of these monsoon winds is seen on the agriculture and human life in India. Following are the major aspects of climate of human life। तो इन अनसर्टेनिटीज जो हैं ये मॉनसून की, इनका प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर खेती के ऊपर देखने को मिलता है, और हमारे जीवन के ऊपर यानी कि इंसानी जीवन के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके प्रभाव क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीचे दूसरे पैराग्राफ के अंदर। Due to high temperature during most of the years in India, a large variety of crops can be cultivated। अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है भारत के अंदर हर समय, ज़्यादातर सिर्फ ठंडी के समय होते हैं 2-3 महीने जो कि थोड़ा ठंडा रहता है टेम्परेचर, अदरवाइज टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। इस कारण से कल्टीवेशन यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्स हैज़ रिजल्टेड इन टू अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्शंस। लेकिन रेन्स की अनसर्टेनिटी के कारण हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसको भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि फसल कितनी होगी। अब देखिए बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल बर्बाद हो गई, बारिश कम हुई फिर फसल बर्बाद होगी, यानी कि वी कांट जज कि कितनी फसल होगी। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल कि कितनी फसल होगी ये हम जान नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स बिटवीन जून एंड सितंबर। ज़्यादातर जो बारिश है वो जून और सितंबर के बीच में, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 से 4 महीने होते हैं जो बारिश के। So where irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on rainfall। तो जहाँ पर इरिगेशन नहीं है यानी कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आप एक ही फसल उगा सकते हो, और वो टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, कि अगर बारिश अच्छी हुई तो वो फसल आपकी अच्छी होगी, और बारिश नहीं हुई तो वो फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। द ऑनसेट एज वेल एज एंड ऑफ रेनी सीजन इज अनसर्टेन। So many a times water is not available to crops at proper time. This delay causes destruction of seeds and crop production। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश, हम वेट कर रहे हैं बारिश के सीज़न का और बारिश नहीं आती है, और कभी कभी बारिश ख़त्म हो गई है उसके बाद सडनली बारिश आ जाती है बिना मौसम के। तो ऐसे में जो पानी की ज़रूरत जब होती है तब फसलों को पानी न मिलने की वजह से जो सीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, और इससे क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, यानी कि जितनी क्रॉप होनी चाहिए उससे बहुत ही कम क्रॉप होती है। समटाइम्स देर इज अ हैवी डाउनपोर ऑफ रेन इन शॉर्टर टाइम, दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स। रिवर्स गेट फ्लडेड एंड कॉज सॉइल इरोजन विच इन टर्न रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन। अब कुछ जगहों पे तो हमने देखा कि बारिश कम होने की वजह से सीड सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हैवी बारिश हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है थोड़े ही समय के अंदर। जैसे कि इस बार बात करें हम 2020 की, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है गुजरात में, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ पर इस बार लगभग ऑलमोस्ट 200% बारिश हुई है, जितनी होती है उससे दुगनी बारिश हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है इस केसेस के अंदर, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अब रिवर्स जो है उनके अंदर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने की वजह से सॉइल एरोजन होता है, और सॉइल एरोजन जो है जो कि जिसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही कम, मतलब यहाँ पर फिर हमारी क्रॉप जो है वो उगने लगती है। When the rainy season is over, it creates employment problems for agricultural laborers। जब बारिश का सीजन खत्म होता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट समस्याएं भी
एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो होते हैं जो खेतीबाड़ी के काम में मदद करने वाले मजदूर होते हैं, यानी कि खेतों में समझो कि बीज बोने वाले या फिर कटाई करने वाले या पानी लगाने वाले, यानी कि कोई भी इस प्रकार के मजदूर जो कि खेतीबाड़ी में मदद करते हैं, दे आर एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो जब बारिश खत्म हो जाती है तो उन लोगों का काम नहीं बचता, क्योंकि ऐसी खेती, ऐसी फसलें जो कि बारिश पे डिपेंड करती हैं, जो कि साल में एक ही बार उगाई जाती हैं, वो फसलें जब बारिश खत्म हो जाएगी तो वो लेबरर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एज द फार्मिंग इज नॉट अ ईयर लॉन्ग वर्क, मैनी एग्रीकल्चरल लेबर्स माइग्रेट टू सिटीज। अब आपको ये भी पता है कि जो एग्रीकल्चर जो है, खेती, वो पूरा साल नहीं चलती है। कटाई के समय पे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, अदर टाइम पे उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे में जो ऐसे लोग होते हैं जो खेती पे डिपेंडेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है, वो लोग बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। Due to irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. अब बात ये भी होती है कि इरेगुलर रेन के कारण, यानी कि जब बारिश जो है कंफर्म नहीं होगी कितनी बारिश होनी है, ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, ऐसे केस के अंदर इरेगुलर रेनफॉल के कारण एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो खेती पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आपको पता है कि शुगर इंडस्ट्री जो है हमारी, चीनी मिल्स जो है, चीनी की जो मिल रहती है, चीनी बनाने वाली मिलें, वो डिपेंड करती है खेती के ऊपर। कैसे? क्योंकि चीनी बनती है हमें पता है शुगर केन से, गन्ने से, और गन्ना जब नहीं मिलेगा हमें तो फिर चीनी कहाँ से बनेगी? तो गन्ना जो खेतों में उगता है। वैसी जो रॉ मटेरियल की तौर पर बात करें हम कॉटन की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कपड़े बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं। तो अगर कॉटन की रॉ मटेरियल में दिक्कत आएगी, यानी कॉटन हमको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा, खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होगी कॉटन की, तो फिर क्या करेंगे हम? तो ये जो कॉटन मिल्स हैं ये भी बंद हो जाएंगी, इनमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं एग्रो बेस्ड हैं, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री एट्सेट्रा। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम्स एक्यूट ड्यू टू इरेगुलर रेन। अब इसके अलावा जो समस्या हम देख सकते हैं वो है ड्रिंकिंग वाटर की समस्या। अगर बारिश रेगुलर नहीं होगी तो पानी की समस्या भी होगी, पीने के पानी की खासकर। Life in desert or mountainous region becomes full of hardships, which directly affects people's food, clothing, occupation, etc. अब जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, अब रेगिस्तानों में आप समझ सकते हैं कि बारिश नहीं हुई तो रेगिस्तान में तो वैसे ही पहले ही पानी की कमी है, और बारिश नहीं हुई तो ऐसे में वहाँ पर पानी न मिलने की वजह से लोगों को पीने के पानी की दिक्कत होने लगेगी, लोगों को अपनी दिनचर्या के लिए पानी नहीं मिलेगा, उनके पशुओं को पानी नहीं मिलेगा, तो इससे पूरे तरीके से उनका जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। फिर माउंटेनस रीजन में भी ऐसा ही है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से स्नोफॉल वगैरह हो जाती है, यानी कि ज़्यादा ठंडा हो जाता है मौसम, फिर नहीं होने की वजह से भी उनको दिक्कत पड़ती है। तो ऐसे में उनका जो जीवन है वो पूरे तरीके से प्रभावित रहता है। अब ये हम देख लेते हैं IMD क्या है। ये है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि पूछी जा सकती है वन वर्ड के अंदर कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ IMD। ये क्या है? ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारे वेदर की न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स के अंदर और वेबसाइट्स के ऊपर। जो भी न्यूज़ रिगार्डिंग वेदर आप देखते हैं वो IMD ही जारी करता है। इसका जो ऑफिस था वो इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, 1875 में, कहाँ पर? कोलकाता में। इसका मेन ऑफिस पुणे में था 2005 तक, और अभी इसको शिफ्ट किया गया दिल्ली में। इट्स अदर 6 रीजनल ऑफिस आर लोकेटेड, मतलब इसका जो मेन ऑफिस है पहले पुणे में था और अब इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, और इसके 6 और रीजनल ऑफिस हैं जो हैं चेन्नई में, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में। IMD had established observation stations from India up to Antarctica. A weather forecast is made based on the information collected from these stations. अब इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसने अपने ऑब्जर्वेशन स्टेशंस खड़े किए हैं इंडिया से लेकर अंटार्कटिका तक, और इन्हीं से जो मिलने वाली जानकारी, इंफॉर्मेशन के आधार पे ये जो हैं ये मौसम के बारे में फोरकास्ट करते हैं कि क्या मौसम किस प्रकार का होने वाला है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इसी के अंदर से चुनकर लिख सकते हैं खुद ब खुद। हिमालय इज अ नेचुरल वॉल विच प्रोटेक्ट्स इंडिया। अब आप जानते हैं हिमालय को नेचुरल वॉल किस तरह कह सकते हैं कि हिमालय है, इसी वजह से चीन की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में नहीं पहुंच पाती हैं, वरना हमारे यहाँ भी बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और चीन की तरफ ठंडा माहौल रहता। ट्रेड विंड्स के बारे में क्या है? वो हवाएं जिनकी मदद से पहले जो व्यापारी होते थे वो ट्रेड करते थे
वो हवा, उस समय शिप्स वगैरह होती थी जो उनको चलाने के लिए मोटर्स वगैरह यानी कि जो आजकल का सिस्टम है वो नहीं होता था, तो वो हवा के सहारे ही चलती थी, तो इसीलिए उन विंड्स को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। इंटू हाउ मेनी पार्ट्स हैज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिवाइडेड द सीजन ऑफ इंडिया विच आर दे। अब भारत के सीजन को आईएमडी ने कितने पार्ट में बांटा है और कौन कौन से हैं वो हमको बताने हैं। इंटू हाउ मेनी ब्रांचेज आर द नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स डिवाइडेड विच आर दे। तो नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स जो आती है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से हैं वो भी आप पीछे से समझ कर लिख सकते हैं। वॉट चेंजेस अकर विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं क्या बदलाव आते हैं मौसम के अंदर। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। अक्टूबर हीट किसे कहते हैं? जब अक्टूबर के समय जब गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर दिन में बढ़ जाता है और चारों तरफ ह्यूमिडिटी होती है, उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होती है, इसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है और गुजरात के अंदर इसको भादरवी ताप के नाम से जाना जाता है। और विच रीजन्स डू द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम ओवर द बे ऑफ बंगाल गिव रेन। बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो हवाएं हैं वो कहाँ का बारिश करवाती है? तो हमने देखा ये एंटर होती हैं बंगाल के अंदर, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए पंजाब की तरफ जाती हैं और हरियाणा तक जाकर ये बारिश देती है। विच फेनोमेना इज अ फार डिस्टेंट प्लेस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत के क्लाइमेट को कौन कौन सी फेनोमेनाज हैं वो इफेक्ट करते हैं? तो ऐसे फिनोमेना पढ़ चुके हैं हम लोग, अननीनो, ITCZ वगैरह, तो ये ऐसे फिनोमेनस के बारे में हमको लिखना है। नाउ गिव टू पॉइंट आंसर यहाँ पर पूछे, ड्यू टू विच रीजन डज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन सीजन अकर। दूसरा है स्टेट ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। यहाँ फैक्टर्स लिखने हैं आपको। राइट नोट्स ऑन द कोल्ड वेदर सीजन, ठंड के ऊपर आपको लिखना है शॉर्ट नोट, और इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट के प्रभाव क्या है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो सीजन चेंज कैसे होते हैं भी? सीजन जो है वो डिपेंड करता है रोटेशन और रेवोल्यूशन के ऊपर। तो ये चारों क्वेश्चन जो है पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देना है इनका, और ये सब आप कर चुके हैं। अब ये वन वर्ड आंसर जो है ये टिक आउट करने हैं हमको, दिस यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, चैप्टर 16 क्लाइमेट। तो ये चैप्टर पूरा हमने आज कर लिया है। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।